नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में। और आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं ये आपके न्यू सिलेबस से लिए गए हैं प्यारे साथी। अगर आप अब की बार क्लास 10th में हैं और ये सारे जो एक्सरसाइज है न्यू बुक से ली गई है, यानी कि बहुत सारे एक्सरसाइज कम हुई है तो ये एक्सरसाइज नई बुक से ली गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो में एक बार आपको कमेंट करना है मिलन सर, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को। प्यारे साथी, क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 इसकी शुरुआत करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। कैसे हल करना है प्यारे साथी, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो उसी तरह हम इसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टर हमें 140 का निकालना है, तो जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ठीक उसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें 140 का निकालना है क्या प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। अब सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है। अब 1 से भाग देने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम 1 को लिखते नहीं हैं, लेकिन 1 से भी भाग दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है प्राइम फैक्टर में कि सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी जिससे कटती जाए, ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से हम इसे विभाजित करते जाएंगे और हमारा अभाज्य गुणनखंड पता चल जाएगा। जैसे हमने 1 से काटा तो 1 से 140 को भाग दिया तो 140 ही आएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 और 2 जम 0 70 बचा। फिर देखिए 70 अभी भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 से फिर से विभाजित करेंगे और 35 बार में जाएगा, 35 दूना 70 होता है। अब इसके बाद बात करें प्यारे साथी तो ये कटेगा आपका 5 से, 5 सते 35 होता है। इसके बाद हम देखें तो 7 एकन्नम 7। अब हम बात करें कि इसका प्राइम फैक्टर क्या आया है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 140 बराबर हो जाएगा। हम कुछ इस तरह लिखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसा कुछ। तो ऐसे हमने लिखा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका क्या हो गया है, अभाज्य गुणनखंड हो गया है और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया है प्यारे साथी। इसके बाद ऐसे ही हम प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। इसी प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 2 है, जो कि है 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे। 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ पर हम करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से समझिएगा, हम इसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सते 14 हो जाएगा, 1 बचा 2 8 16। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6 और 2 9 18 39 आया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये 3 से कट रहा है, 13 3 39 होता है और 13 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से नहीं कटेगी, स्वयं से कटेगी, तो 13 एकन्नम 13 हो गया। अब हम बात करें इसका अभाज्य गुणनखंड, तो हम ऐसे लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका क्या हो गया है, अभाज्य गुणनखंड हो गया है। यही आपका प्यारा सा आंसर है। आप चाहते तो 1 से भी काट सकते थे, 1 से विभाजित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर हम एचसीएफ वगैरह निकालते हैं, एचसीएफ हम निकालेंगे कभी, वहाँ पर अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो 1 को भी शामिल कर लेते हैं। तो आप चाहे इसके आगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 38 25 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। प्यारे साथी, अगर हम देखें ये किस संख्या से कटेगा, पहले देख लेते 3 से कटेगा कि नहीं। तो 8 3 11 2 13, 8 3 11 होता है, 2 13 और 5 18, 3 से कट जाएगा। प्यारे साथी, ये कैसे देखा जाता है, अगर आपको देखना है कोई संख्या 3 से कटेगी या नहीं, तो जैसे 3825 है तो इनके सभी अंकों को आपको जोड़ लेना है। अगर इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हमने ऐसे जोड़ लिया, 8 3 11 2 13 5 18 और 18 3 से कट जाता है, यानी ये संख्या 3 से कटेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 से भाग देंगे, 3 एकन्नम 3 और 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर बचा 2, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। इसके बाद हम फिर देखें तो ये हो जाएगा 7 2 9 और 1 10 5 15। अभी भी ये 3 से कट जाएगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा।
3 दूनाई 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखें तो 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो अब हम 5 से ही काटेंगे इसे। तो देखिए 5 8 40 होता है और 5 25 हो गया। इसके बाद अभी भी 5 है लास्ट में, तो 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 17 25 85 होता है। अब इसके बाद हम इसे 17 से काट देंगे और यहाँ पर 1 बच गया। यानी अब हम इसका अगर प्राइम फैक्टर लिखें प्यारे साथी, तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आप चाहें तो आगे 1 लिख सकते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, और यही आपका क्या हो गया है? अभाज्य गुणनखंड हो गया है, और यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मली सा प्रश्न है। अगर आपने कक्षा 8 9 में अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, बहुत ही शुरुआती दिनों में आपको बताया गया है। इसके बाद और भी 2 प्रश्न हैं इस प्रश्न संख्या 1 के, उसे भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो चलिए अब दिया गया है 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ही प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में अंक ज़्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि जब हम क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें सॉल्व करते हुए चलेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी आसानी होती है, जिससे आपको अंक वो ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथी कि इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम देखें तो ये 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 0 5 0 5 1 5। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी 1001 किस संख्या से कटेगा, तो 1001 7 से कट जाता है। एक बार हम चेक करते हैं कि ये अगर 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 1 7, 3 बचेंगी, 7 चौक 28, 2 7 3 21। जी हाँ प्यारे साथी, ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटिए, 7 1 7, 3 बची, 7 चौक 28, और फिर 2 बची, 7 3 21 हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी 143 किससे कटेगा, तो 143 यहाँ पर 13 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। हम 11 से पहले काटेंगे, पहले छोटी संख्या से काटते हैं, तो 11 1 11 जाएगा, फिर से 3 बची, 11 3 33, और अब की बारी ये किससे कटेगा? 13 से कट जाएगा, 13 1 13। तो यहाँ पर प्यारे साथी देखिए ये पूरा अभाज्य गुणनखंड पता चल गया है। अगर हम इसे लिखना चाहें कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हम यहाँ पर नहीं लिखते, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संख्या पर। तो 1 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और ये आपका क्या हो गया है? प्राइम फैक्टर हो गया है 5005 का, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया है। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 5, जो कि पहले वाले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये कुछ ऐसे संख्या है 7 4 2 9, यानी 7429 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। थोड़ा जुकाम हो गया है तो आवाज़ में परिवर्तन आपको नज़र आएगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथी आप चाहें तो इसे थोड़ा होमवर्क भी कर सकते हैं घर पर, लेकिन मैं आपको इसे सॉल्व कर दिखा दे रहा हूँ। लेकिन कोशिश आपको करनी चाहिए कि 1-2 प्रश्न स्वयं से भी लगाना चाहिए, जिससे आपकी हैबिट बन जाए। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी से 17 से काटेंगे, तो 17 से इसे काटेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आप 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौके 68 हो जाता है, और यहाँ पर 6 बचेगा, फिर से 23 जाएगा, और फिर ये 7 बार में जाएगा, यहाँ पर 437 आएगा। इसके बाद प्यारे साथी आप इसे 19 से काटिएगा, 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 हो जाता है, फिर बचेगा यहाँ पर 5 19 57, 23 बचा, और फिर हम इसे 23 से विभाजित कर देंगे, 23 1 23, यानी कि इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 74 29, यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 1 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथी प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 1.1 की खत्म हो चुका है, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 प्रश्न थे। पांचों प्रश्न हम लगा चुके हैं बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को आपको ध्यान से समझना होगा।
प्रश्न क्या कह रहा है पहले आप ये ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। एचसीएफ क्या होता है? मासा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जिसे हम लासा हिंदी में कहते हैं, यानी हमें इसका मासा और लासा ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जैसे 26 से 91 दिया गया है तो इन संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके? एचसीएफ और एलसीएम, यानी इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो प्यारे साथी, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। जो फॉर्मूला इस प्रश्न में बताया गया है आपने कक्षा 8-9 में पढ़ा होगा। प्रश्न क्या होता है प्यारे साथी? फॉर्मूला एक होता है जिससे हम मासा लासा ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें 3 चीज़ें दी गई हैं तो हम एक चीज़ का मान ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा एक फॉर्मूला दिया जाता है। सूत्र क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, यानी अगर कोई दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो वो ये एक फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अगर हम इसे थोड़ी दूसरी भाषा में लिखें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये भी हम कह सकते हैं। तो प्यारे साथी, ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर इसी फॉर्मूले पर रखकर हमें सिद्ध करना है कि क्या ये सच है। यहाँ पर कहा गया है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, और यही हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे साथी, चलिए बिना समय गवाए हुए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? इसे गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, यानी इनका एलसीएम एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। एक भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है। तो हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, गुणनफल विधि से। और पहले हम इन दोनों संख्याओं का प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे हम 26 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालें तो 2 से काटेंगे प्यारे साथी 13, और फिर हम 13 से काट देंगे क्योंकि 13 दूना 26 होता है, 13 एक 13। फिर हम 91 की बात करें प्यारे साथी तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 13 आएगा, 13 से 91, और फिर ये किससे कट जाएगा? 13 से, 13 एक 13। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको ऐसे परीक्षा में लिखना है सुंदर तरीके से। ऐसे हम 26 लिखेंगे और एक तरफ लिख देंगे 91, और इनके सामने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। देखिए, एक को लिखा नहीं जाता लेकिन आप लिखेंगे ज़रूर, 1 गुणे 2 गुणे 13। ओके, हमने एक को नहीं लिया क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने पहले भी बताया है। इसके बाद अगर हम इसके प्राइम फैक्टर की बात करें तो 1 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब प्यारे साथी, आपको पहले क्या ज्ञात करना है? आपको आई होप पता होगा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं पता है तब भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। पहले हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ हम इसका कैसे निकालें? तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है कि जैसे दो संख्याएं हैं तो इनमें दोनों में जिनका जोड़ा बनेगा उनका गुणनफल ले लेंगे और वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो दोनों संख्याओं में एक मौजूद है, यानी इनका पेयर बन जाएगा, इनका युग्म बन जाएगा। ऐसे ही 13 दोनों में कॉमन है तो 13 का भी जोड़ा बन जाएगा, यानी इनका एचसीएफ क्या आएगा? इन दोनों के गुणनफल के बराबर 1 गुणे 13, एक बार लेंगे और फिर ये आ जाएगा 13, यानी इसका एचसीएफ क्या आया है प्यारे साथी? 13 आ गया है। इसके बाद अगर हम बात करें एलसीएम की, किसकी? एलसीएम की, कि एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे?
तो एलसीएम में क्या करना होता है कि सेम इसी तरह हम ज्ञात करते हैं एलसीएम भी, लेकिन जिसका जोड़ा बन रहा है उसे एक बार लेंगे और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है वो जितनी बार मौजूद है उतनी बार ले लेंगे। जैसे बात करें एक का जोड़ा बन रहा है तो एक को एक बार ही लेना है, लेकिन दो का नहीं बन रहा है तो दो जितनी बार है उतनी बार ले लिया। 7 का भी नहीं बन रहा है, 7 को भी ले लिया। इसके बाद 13 को 2 बार नहीं लेना है क्योंकि 13 का जोड़ा बन रहा है तो इससे एक ही लेंगे, हमने एक बार ले लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो 7 दूनी 14 होता है, यानी 14 और 13 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 13। ओके, तो अब हम गुणा करें इसकी, तो 14 3 42 होता है, 4 हासिल ऊपर है, 14 1 14 और 4 18 हो गया। यानी इसके एलसीएम की बात करें तो 182 आया है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आया है प्यारे साथी, 182 आया है। तो हमने एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया है और एलसीएम भी ज्ञात कर लिया है। अब हमें जांच करना था, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए अब हम इसे सिद्ध करते हैं प्यारे साथी, एकदम अच्छे तरीके से। यहीं पर साइड में कर लेते हैं। तो ऐसे मैं लाइन खींच लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे मैं खींच लेता हूँ। तो अब हम फॉर्मूला रखेंगे, जो फॉर्मूला हमारा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यही तो होता है, ये मैंने बता दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर है 26 और 91। तो इनका गुणनफल आप ले लेंगे, 26 और 91 का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारी जांच सत्य होगी। किसके बराबर, एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम हमारा कितना आया है प्यारे साथी, 13 आया है। एचसीएफ और एलसीएम कितना आया है, 182 आया है। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पर साइड में करते हैं, पहले हम 26 91 का गुणा करेंगे। तो 26 91 का गुणा कर लीजिए, 6 का 6, यहाँ पर 26 आया और 9 6 54 होता है, 5 हासिल ऊपर आई, 9 दूनी 18 और 5 23 हो जाएगा। तो ये 6 3 2, ये हो गया है 2366, यानी 2366 आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर 182 में 13 का गुणा किया गया है। तो 13 का गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4, 2 हासिल ऊपर आए, 3 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। अब 6 4 तो 6, 8 5 13 के 3 हासिल का और ये 2, ये भी आ गया है आपका 2366 के बराबर। तो प्यारे साथी यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो एक बात स्पष्ट हो रही है कि हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, RHS के राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि प्रूव्ड हो गया है, जांच हो गई है कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और इससे हमारा सिद्ध हो गया और यही हमारा पूरा प्रश्न था। पहला स्टेप इतना था, सेकंड स्टेप में से प्रूव करना था। ऐसे ही प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने साइड में कर लिया है, आप कॉपी पर करेंगे, नीचे भी कर सकते हैं जहाँ मन कहे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है इस प्रश्न में, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में इस पूरी प्रश्नावली को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है प्यारे साथी। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 510 और 92 का, हमें उसी तरह ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। तो इस तरह के प्रश्नों में मैंने बताया है आपको, अभी भी कराया है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा है कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम ऐसे 510 का एक बार अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इससे बगल में 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो एक बार इसका निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255 आया प्यारे साथी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये 3 से कट रहा है। तो 5 5 10 2 12, जी हाँ ये 3 से कट रहा है, यानी 3 से काटेंगे। अब हम 3 8 24, 1 बचे 3 बचे 15। अब देखिए तो ये 5 से कटेगा, 5
17 बार जाएगा क्योंकि 17 × 5 = 85 होता है। फिर आप 17 से काटेंगे प्यारे साथी, 17 × 17 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड पता चल गया है। अब हम 92 का निकालेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 1 बचा 2 छक 12 यानी 46 आया। फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा प्यारे साथी 23, यहाँ पर क्या आएगा 23। अब इसके बाद बात करें तो 23 से काटेंगे, 23 × 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका भी अभाज्य गुणनखंड हमें पता चल गया है। तो अब हम क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे ऐसे, 510 का अभाज्य गुणनखंड जो है यहाँ पर लिख देंगे और 92 का इधर, क्योंकि अब हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा HCF एलसीएम निकालने के लिए। तो 510 अब एक लिखा नहीं जाता वैसे, लेकिन हम लिख देते हैं क्योंकि कभी कभी HCF एक भी आता है तो एक लिखना ज़रूरी है, चाहे आप यहाँ लिखें ना लिखें लेकिन आगे एक लगा दीजिएगा। तो 1 × 2 × 3 × 5 × 17, क्योंकि एक सबसे छोटी संख्या होती है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके बाद अगर हम बात करें 1 × 2 × 23, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका आया है 1 × 2 × 3 × 5 × 17 और इसका आया है 1 × 2 × 2 × 23, यानी हमें दोनों का अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। अब पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम HCF ज्ञात करते हैं। तो हम पहले क्या पता लगाएंगे कि इसका HCF क्या है। तो प्यारे साथी HCF में क्या होगा कि जो जोड़ा बन रहा होगा वही इसका HCF होगा। देखिए यहाँ पर 1 का जोड़ा बन रहा है, 2 का भी जोड़ा बन रहा है, इसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या का यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। ना 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 23 भी नहीं है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 1 × 2, यानी टोटल आया आपका 2, यानी इसका HCF हमें 2 प्राप्त हुआ। अगर हम LCM की बात करें यहीं पर हम LCM की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। LCM में क्या होगा कि 1 × 2 × जो जोड़े में है उन्हें एक बार लिया जाएगा, उसके अतिरिक्त जितनी बार है उन्हें उतनी बार ले लिया जाएगा। जैसे 2 है फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 5 ले लेंगे, जितनी बार है उतनी बार ले लेंगे, फिर 17 ले लेंगे और फिर 23 ले लेंगे और इनको हम सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथी। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे प्यारे साथी तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि कुछ ऐसा आएगा 60 × 17 × 23। देखिए ये तो आएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। अब हम बड़ी कैलकुलेशन को बाद में करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे 17 × 0, 17 छक्का 102 हो जाएगा × 23। अब 23 का आप 102 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। 23 × 0 हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, 23 दूना 46 होता है, 46 के 6 4 हासिल पर आई, 23 × 0 और 4 और 23 × 23, यानी कुछ ऐसा आया 234 और 60, यानी बात करें तो 23,460 आया है आपका LCM। अब हमें HCF भी पता चल गया है, LCM भी पता चल गया है। अब हमें उसी फॉर्मूले पर रख देना है जो हमें प्रूव करना था, जांच करनी थी। जांच क्या करनी थी हमें, ध्यान से समझिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमें जांच करना था। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, मैंने बताया था HCF × LCM के। तो HCF × LCM के बराबर ये होता है। तो प्यारे साथी अब हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल ये 510 और 92 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और दाहिने पक्ष में LCM, HCF और LCM का गुणा। HCF आपका 2 आया है और LCM आपका 234 और 60 आया है, यही तो आया था। यहाँ पर देख लीजिए नीचे, यही आपका प्राप्त हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, 510 का 92 में गुणा कराएं, 510 को आप 92 में गुणा कराएंगे तो 2 × 0, 2 × 2, 2 5 10 हो जाएगा। फिर आप काटिए 9 × 0, 9 × 9, 9 5 45। यहाँ पर बात करें तो 46,920 आपका आ गया है इनका गुणा। इनका गुणा क्या आया है, 46,920 आपका गुणा आ गया है। अब हम इसका गुणा करेंगे 2 × 0, 2 छक 12 के 2 हासिल कहीं, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6
और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि LHS बराबर है RHS के। और यही हमारा प्रूव्ड हो रहा है कि जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो ये सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM की गुणनफल की। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की बारी है, चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया है 336 और 54 का। उसी तरह हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे, क्योंकि 3 प्रश्न एक ही तरह थे प्रश्न संख्या 2 के, तो आपको तीनों को इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। आप ऐसा भी लिख सकते हैं परीक्षा में कि आप ऐसा कुछ लिख दें, हल करके ऐसे ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से ऐसे लिखिए और नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। थोड़ा मैं ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो आपको एग्जाम में काम आए और जिससे कॉपी भी आप अच्छे से लिख पाएँ। और मैथ में सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं। सॉरी, आपको अभी माइक थोड़ा दिक्कत दे रही होगी, मैंने वॉइस सही कर दी है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है सारी बातें कि पहली बात आपको साफ सुथरा लिखना है कॉपी में। तो इस प्रश्न की बात करें प्यारे साथी, तो कैसे हम इसे हल करेंगे? तो 336 और 54 को हमें उसी तरह हल करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 336 का, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालें और एक तरफ हम 54 लिख देंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब हम इसे 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 6 12, 2 × 8 16, 168 है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, 2 × 8 16, 2 चौक 8 होता है। फिर से 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 होता है। फिर से ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 21 बार में, क्योंकि 21 दूना 42 होता है। अब की बार ये कटेगा 3 से, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है। और फिर हम इसे 7 से काटेंगे, 7 × 9 7। ऐसे ही इससे भी 2, यहाँ पर बचा 27 दूना 54 होता है, तो यहाँ पर बचा आपका 27। फिर 3 से काटेगा तो 3 9 27 होता है। फिर 3 से कटेगा 3 3 त्रिका 9 होता है। फिर 3 से कटेगा 3 × 9 3। और इसका भी अभाज्य गुणनखंड पता चल गया है। थोड़ा फास्ट है क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना अब तक आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड बहुत ही बेसिक बातें हैं, आपको सीख लेनी चाहिए, मैंने बता दिया है। आप अगर ये भी वीडियो पूरा देख लेते हैं, अगर आपको अभी नहीं आता अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो आप सीख जाएंगे। अब 336 और 54 को ऐसे हम लिख देंगे, क्योंकि अब इनका हमें पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम 336 की बात करें तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। सॉरी, यहाँ पर 3 ही, क्योंकि 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और फिर 7 है। इसके बाद अगर हम बात करें नीचे 54 की, तो 2 × 3 × 3 × 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें HCF ज्ञात करना है प्यारे साथी। इसका हम क्या करेंगे, पहले हम HCF ज्ञात करेंगे, फिर इसका हम LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है दोनों में, फिर एक बार 3 कॉमन है। अगर हम बात करें, एक बार 3 का जोड़ा बन रहा है। इसके अतिरिक्त ना एक भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। दोनों में सिर्फ 2 और 3 कॉमन है, यानी 2 × 3 बराबर 6। इसका आपका HCF 6 आ गया है। अब हम बात करें प्यारे साथी LCM की, तो मैंने आपको बताया था जिसका जोड़ा बन रहा है उसे एक बार लीजिए। जैसे 2 का जोड़ा बन रहा है, एक बार ले लिया। अब जितनी बार इसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसे उतनी बार ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 बार जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 बार 2 ले लीजिए, 2 × 2 × 2। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 को आपको एक बार लेना है। लेकिन जिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है वो जितनी बार है उतनी बार ले लीजिए। 2 का 2 बार नहीं बन रहा है तो 2 बार हमने और 3 ले लिया। मतलब जो जैसा है वैसा लिख देना है, जोड़े से सिर्फ एक लेना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही अंतर है HCF और LCM में। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो सॉल्व करिएगा, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48। और अब हम बात करें तो 48 × 3 × 3 × 7, यानी अगर हम बात करें थोड़ा और, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 3 × 8 24 के 4,
2 हासिल ऊपर आई और 3 चौक 12, 1 2 14, 3 8 24 के 4, 2 हासिल ऊपर आई, 3 चौक 12, 2 14। अब हम फिर से 3 और 7, अब 3 से और गुणा कीजिए तो क्या आएगा। यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा करेंगे प्यारे साथी, 3 चौक 12 के 2 हासिल कहीं, 3 चौक 12 1 13 के 3 हासिल कहीं, 3 1 9 3 1 4, यही तो आएगा। 3 चौक 12 के 2 हासिल कहीं, 3 चौक 12 1 13 के 3 हासिल कहीं, 3 1 9 3 1 4, और फिर हम इसे 7 से गुणा करेंगे। अब 7 से गुणा कर दीजिए इसका, तो 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा। 7 दूना 14 के 4 हासिल आए 1, 7 3 21 और 1 22 के 2, 2 हासिल ऊपर आए और 7 चौक 28, 2 30, यानी 3024 आपका एलसीएम आ गया है। आपका एलसीएम क्या आया है, 3024। अब इसके बाद प्यारे साथी आपको क्या करना है, हमें एलसीएफ और एलसीएम पता चल गया है, दोनों चीज़ें पता चल गई हैं। अब हमें क्या करना है, इनका प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था कि दो संख्याओं का, हमें यही तो प्रूव करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यही हमें प्रूव करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब दो संख्याएं वो कौन सी हैं, 336 और 54, वो दो संख्याएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दोनों संख्याएं क्या है, 336 और 54 है। तो हम ऐसे लिख देंगे उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 इंटू 54 बराबर होगा किसके, एचसीएफ कितना आया था 6 और एलसीएम आपका 3024 आया था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो एक पेज ले लेते हैं और इनका गुणा कराते हैं। तो 336 में आप 54 का गुणा कराएंगे, जब 336 में 54 का गुणा कराएंगे तो 4 छक 24 के 4, 2 हासिल ऊपर आई, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल एक आई, 4 3 12 1 13, ये तो आया। 4 छक 24 के 4, 2 हासिल ऊपर आई, 4 3 12, 2 14 के 4, 2 हासिल ऊपर आई, सॉरी 1 हासिल ऊपर आई, 4 3 12 1 13। अब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 5 छक 30 के 0, 3 हासिल ऊपर आई, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल एक आई, 5 3 15 1 16। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल एक आई, 6 1 7 1 8, यानी 181 44 आ गया है आपका। आपका क्या आया है गुणा, 181 44, यानी कि इसे अगर हम मिलाकर पढ़ें तो इकाई दोहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आपका आया है 18,144 इसका गुणा। अब इसके बाद हम 6 से इसमें गुणा कराएंगे तो 6 चौके 24 के 4, 2 हासिल ऊपर हैं, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल एक गए, 6 0 6 6 6 3 18। यानी देखिए यहाँ पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है यानी कि हमारी जो जांच थी वो सही है। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। यही हमें जांच करनी थी और ये प्रश्न लग गया है। प्यारे साथी, बेहतरीन तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 को एकदम अच्छे तरीके से समाप्त किया है। तीनों के तीनों प्रश्न मैंने हल करा दिए हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं है। यही मेरी खासियत है, मैं प्रश्नों को छोड़ता नहीं हूँ। आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। इसके बाद चलते हैं आगे की और कई प्रश्न हैं, उन्हें भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब प्यारे साथी, अगला प्रश्न दिया गया है, वही प्रश्न है, उसी तरह प्रश्न लगेगा, बस उसमें प्रूव करना था, इसमें प्रूव नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान से पढ़ें अगर हम प्रश्न को, तो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। हमें प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, जिस तरह हम ज्ञात करते आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे पहला प्रश्न है 12 15 21, इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ऐसे हम प्यारे अक्षर में लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 21, और इनका पहले हम फैक्टर ज्ञात करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसे ज्ञात करेंगे। तो 2 से काटेंगे, सबसे न्यूनतम संख्या से काट सकते हैं 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप बाद में लिख लीजिएगा, यहाँ काटने की जरूरत नहीं है। तो हम 2 छक 12, 2 3 6 और 3 1 9 3। अब इसके बाद ऐसे 15 को काटिए तो 3 5 15, 5 1 9 5। ऐसे 21 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभी तक निकालते आए हैं। 3 7 21, 7 1 9 7। तो अब हम इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे क्योंकि हमें एलसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है इनका। तो हम ऐसे लिखेंगे 12 15 21 और इनके अभाज्य गुणनखंड इनके सामने लिख देंगे। जैसे एक
हमने भले ही नहीं किया है भाग, लेकिन एक आगे लिख देंगे क्योंकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि सबके अभाज्य गुणनखंडों में चाहे कोई भी संख्या हो इस ब्रह्मांड की, उसके अभाज्य गुणनखंड में 1 छिपा रहता है। और आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम 1 लिख दिए। इसके बाद ऐसे ही 15 का लिखेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5, ऐसे 21 का तो 1 गुणे 3 गुणे 7। तो हमने ऐसा लिख दिया है प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अगर हम एचसीएफ की बात करें प्यारे साथी, तो जो तीनों में जोड़ा बनेगा वही होगा इसका एचसीएफ। तो बात करें तो यहाँ पर 1 का जोड़ा तीनों में है, इसके अतिरिक्त ना 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है। 2 का जोड़ा तो नहीं बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा आपका बन रहा है, यानी कि 1 गुणे 3, इसका एचसीएफ आएगा आपका 3। इसका एचसीएफ आपका कितना आएगा, 3। यानी हमें एचसीएफ पता चल गया है, एचसीएफ आपका प्यारा सा 3 है। अब हम बात करेंगे एलसीएम की कि अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालें। तो प्यारे साथी, मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले प्रश्न में, ध्यान से याद कीजिए। तो मैंने बताया था जिसका जोड़ा बन रहा है उसे 1 बार लेंगे, और जो जितनी बार है जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उन्हें उतनी बार ले लीजिए जितनी बार वो हैं। जैसे 1 का जोड़ा बन रहा है तो 1 तो 3 बार था, लेकिन इनका जोड़ा बन रहा है तो 1 बार ही लिया जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार ले लीजिए। ऐसे ही 3 का जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, 3 1 बार लेना है। फिर 5 गुणे 7। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420 होता है प्यारे साथी। यानी इसका एलसीएम आपका 420 आ गया है, एचसीएफ 3 आया था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथी, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ आपको पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और हमने ज्ञात कर लिया। तो इसी तरह हम प्रश्नों को हल करते चलेंगे। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हार्ड टेक्निक नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 17, 23, 29। इनका क्या ज्ञात करना है, इनका ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे प्यारे साथी 17 है तो 17 लिख दिया, 23 लिख दिया, 29 लिख दिया। इनका अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये किसी संख्या से नहीं कटेगा तो 17 से कटेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 23 भी किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आया था तो डायरेक्ट 23 से कटेगा। इसके बाद 29 भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, चाहे आप ध्यान दे दीजिए। तो 29 एक नंबर 29 होता है, ये स्वयं से कटेगा। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे प्यारे साथी। तो ऐसे लिख देंगे 17, 23, 29, और इनका अभाज्य गुणनखंड अब हमें लिखना है इनके सामने। तो 1 गुणे 17 इसका अभाज्य गुणनखंड है, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एचसीएफ याद करना है और फिर प्यारे भाई मेरे एलसीएम से याद करना है। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों में जिसका जोड़ा बन रहा है, वैसे किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, एक सब में छिपा होता है तो एक का जोड़ा हमेशा बनेगा। यानी इसका एचसीएफ आपका कुछ आएगा 1, इसके अतिरिक्त कोई भी इसका एचसीएफ नहीं है। इसका एचसीएफ 1 आएगा क्योंकि सिर्फ 1 का जोड़ा बन रहा है। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनका गुणा कर दीजिए, और जिनका जोड़ा बन रहा है उन्हें 1 बार लिखना है। जैसे 1 को भी लिख दीजिएगा 1 बार। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 17, 23, 29 को आपस में गुणा करेंगे, और जो आएगा जिससे अगर हम गुणा करें तो 17 × 51 होता है, 5 हासिल ऊपर है, 17 दूना 34, 5 39 हो जाएगा गुणे 29, और 1 का गुणा इसमें हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देख लीजिए 17 × 51 के 1, 5 हासिल ऊपर है, 17 दूना 34 और 5 39 हो जाएगा। अब हम इसका गुणा कर लेंगे प्यारे साथी। 391 और किसका, 29 का आपस में गुणा कर लीजिए। 9 1 9 9, 9 9 81 के 8 हासिल ऊपर आई, 8 हासिल ऊपर आई, और 9 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 8 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथी बात करें 2 1 9 2, 2 9 18 के हासिल 1 आई, 2 3 6 7,
9 3 8 5 13 के 3 हासिल कहीं 7 3 10 11, यानी 11 33 9। इसका आपका गुणा आया है एलसीएम, यानी कि 11 33 9। इकाई द्वय सैकड़ा हजार 10,000, 11,339 आपका एलसीएम आ गया है। और प्यारे साथी यही आपका आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिखे देता हूँ क्लियर। एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम आपका आया है, यानी कि लासा आपका आया है 11,339 और यही आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे कैसे इन प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं प्यारे तरीके से। और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी नेक्स्ट प्रश्न की, अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। इसका भी हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे, अब हम इसकी बात करें प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। 8 9 और 25 ऐसे लिख देंगे। 8 9 25, एक बार 2 से काटिएगा तो 2 दुनाई 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दुनाई 4 और 2 एक नम 2। ये कटेगा प्यारे साथी 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 एक नम 3। ये कटेगा प्यारे साथी 5 से, 5 25, 5 एक नम 5। अब वैसे ही हम लिख देंगे यहाँ पर जैसे अब तक करते आए हैं। 8 9 25, 8 9 25 ऐसे हमने लिख लिया। अब इनके सामने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 वैसे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे 25 का 1 गुणे 5 गुणे 5। अब प्यारे साथी यहाँ पर अब हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अगर हम प्यारे साथी पहले एचसीएफ की बात करें फिर हम एलसीएम की बात करेंगे। तो देखिए एचसीएफ इसका क्या आया है, जिसका जोड़ा बनेगा वही इसका एचसीएफ होगा। जोड़ा सिर्फ यहाँ पर 1 का बन रहा है, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी इसका एचसीएफ आपका 1 आएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें, जिसका जोड़ा बन रहा है उसे 1 बार लीजिए, फिर जो जितनी बार है उतनी बार ले लीजिए। जैसे 2 3 बार है, 3 बार 2 ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 2 बार है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो गुणे 3 गुणे 3। फिर 5 जितनी बार है, 2 बार है, तो 5 गुणे 5। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 और 72 गुणे 5 गुणे 5। इसे सॉल्व करिएगा तो 5 दुनाई 10 की 0, 5 दुनाई 10, 10 की 0, हासिल आए 1 और 5 सत्ते 35, 1 36 गुणे 5। इसे हल कीजिए। 5 0, 5 36 की 0, 3 हासिल पर आई, 5 15, 3 18, यानी इसका कुछ आया है आपका लासा 1800, यानी इसका लासा 1800 आया है और आपका मासा यानी कि सिर्फ 1 आया है। और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। ये आपका क्या है, प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को भी कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 3 आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया है। इसके आगे भी अभी भी 2-3 प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को आज क्लोज करते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 4 की बारी है। इस प्रश्नावली 1.1 के इसे कैसे सॉल्व करना है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है प्रश्न कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है। यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ यानी कि मासा आपको 9 दिया गया है और आपको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। प्यारे साथी आप याद करेंगे तो प्रश्न संख्या 2 में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था पहली संख्या यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, या आप कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया है अभी प्रश्न संख्या 2 में, इसी ही वीडियो में। और इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएफ इंटू एलसीएम के। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैसे सॉल्व करना है, तो ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था।
इसी फॉर्मूले पर हमें रखना है। हमें दो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। यहाँ पर पहली संख्या हमें दी गई है 306, दूसरी संख्या हमें दी गई है क्या 657। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी एचसीएफ कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है एचसीएफ 306 यानी 657 बराबर 9, यानी कहा गया है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, यानी एचसीएफ हमें 9 दिया गया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता नहीं है कि किस तरह हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथी अब हम पक्षांतर करेंगे, हमें एलसीएम पता चल जाएगा। हम यहाँ 9 गुणे में है, इधर लाएंगे, इसे हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा एलसीएम। यही तो हो जाएगा पक्षांतर करने पर। हम इसे 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक 27, 3 बची, 9 चौक 36, यानी ये 9 से पूर्णतः कट गया। यहाँ पर बचा 34, 34 और 657 का गुणा क्या होगा, इसे गुणा करने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 657 में 34 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 657 में आप 34 का गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 के 8, 2 हासिल ऊपर आए, 4 पंचे 20, 2 22 के 2, 2 हासिल ऊपर आए, 4 छक 24, 2 26। फिर आप क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 के 1, 2 हासिल ऊपर आए, 3 पंचे 15, 2 17 के 7 हासिल आए, 1 3 छक 18, 1 19। यहाँ पर देखिएगा 8 3 6 7 6 13 के 3 हासिल कहीं, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल कहीं, यानी 22 33 8 आया आपका क्या आया है एलसीएम, आपका एलसीएम आया है 22,338 और यही आपका क्या है प्यारा सा एलसीएम है। यानी प्यारे साथी हमें एलसीएम पता चल गया, हमें एलसीएम ज्ञात करना था, इसी फार्मूले से बेहतरीन तरीके से आपको पता चल गया। हमें क्या करना था, ये फार्मूला याद रहना चाहिए जो मैंने बताया था। यहाँ पर पहली संख्या की जगह पहली संख्या का मान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का मान, एचसीएफ की जगह एचसीएफ का मान रखा, एलसीएम पक्षांतर करके हल किया और हमें पता चल गया कि एलसीएम बराबर किसके है, यानी एलसीएम का मान क्या है 22,338 और यही आपका क्या हो गया है प्यारा सा आंसर हो गया है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्न कैसे हल किए जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी तरह आपको हल करना है और आप इस तरह हल करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब प्रश्न संख्या 5 की बारी है। प्रश्न संख्या 5 आपको देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है लेकिन ज़्यादा कठिन है नहीं है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें अगर हम, तो प्रश्न संख्या 5 आपसे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये व्याख्या करना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिख देंगे। संख्याएं क्या हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यही तो है आपकी पहली संख्या ये है। तो पहले हम पहली वाली को हल करेंगे फिर दूसरी वाली को हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, पहले आप इसे हल कर लीजिए, पहले हम इसे हल करेंगे फिर इसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको पहले से हल करना है। तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा और गुणे में 13 और धन का 13। अब हम बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 13 सत्ते 91 के 1 9 हासिल ऊपर है, 13 सत्ते 91 9 100 होता है, यानी 1001 प्लस 13 यहाँ पर आएगा प्यारे साथी 1014। यहाँ पर क्या आया है 1014 है आपका, यहाँ पर आपका क्या आ गया है 1014 आ गया है। अब प्यारे साथी अब हम इसे कैसे हल करेंगे इसकी बात करें प्यारे साथी, कई विद्यार्थी चिंतित हो रहे होंगे कि एक प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 की जगह दूसरा प्रश्न है आपका, उसे मुझे देखना पड़ेगा कि न्यू सिलेबस में है या नहीं है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कि व्याख्या कीजिए कि 7 जो हमें हल करना था उसे कैसे हल करेंगे। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखिए ये आया है आपका 1014, यहाँ पर क्या आया है 1014 आया है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसका क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये वाला प्रश्न कहाँ है प्रश्नावली में, तो मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर बुक भी मैं रखे हुए हूँ तो आपको बता देता हूँ ये वाला प्रश्न आपका कहाँ है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका ये प्रश्न कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। ये प्रश्न संख्या 6 है आपका जो मैं बता रहा हूँ। ये प्रश्न संख्या 5 अभी मैं हल करा देता हूँ, या नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत हुई है, ये वाला प्रश्न अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए चिंता ना करें, ये मैं कह रहा था। चलिए अब हम बात करते हैं इसे कैसे हल करेंगे। वो प्रश्न संख्या 6 वाला प्रश्न संख्या 5 की जगह लिख दिया गया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी प्रश्न संख्या 5 को इसके बाद हल करा देता हूँ। ये वैसे आपका प्रश्न संख्या 7 है प्रश्नावली का, ये प्रश्न संख्या 6 है सॉरी, लेकिन मैं भी प्रश्न संख्या 5 अभी हल करा देता हूँ। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 507 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, फिर हम इसे काटेंगे प्यारे साथी, इसे फिर काटेंगे तो क्या आएगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो 3 × 9 3, 2 बचे 3 × 6 18, 3 9 27। फिर आप काटेगा 169, 13 से कटेगा तो 13 तेरहियम 169 होता है। फिर ये क्या होगा, 13 से कट जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 1014 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 × 3 × 13 × 13। इसका अभाज्य गुणनखंड आगे 1 भी लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 13 × 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें पता चल गया है। अब इसके बाद प्यारे साथी हमें क्या करना है कि इसके बाद हमें अगले प्रश्न का भी क्या करना है, ज्ञात कर लेना है अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न आपका दिया गया है इसी में, यहाँ पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × प्लस 5, यही तो है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब हम इसे हल करेंगे प्यारे साथी। तो इससे आप हल करेंगे प्यारे साथी, तो यहाँ पर कुछ आएगा 5045। इसको पूरा आप हल कर लेंगे तो हम यहाँ पर आएगा 5045। तो अब हम क्या करेंगे, 5045 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 5045 का आप जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो प्यारे साथी ये कटेगा 5 से, 5 × 9 5, 5 × 0 और 5 9 45, यानी 1009 आया आपका। फिर आप काटेंगे क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये 1009 से ही कटेगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 5045 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया है 1 × 5 × 1009। क्योंकि एक लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक लिख भी दिया जाता है तो हम लिख देंगे। अब प्यारे साथी ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए ये संख्याएं और ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्याओं का मैंने आपको बताया था एक डेफिनेशन होता है कि वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों या 2 से अधिक गुणनफल हों उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी वह संख्याएं, आप दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाएं, जो स्वयं, जैसे हर संख्या स्वयं से कट जाती है, तो वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कट जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम 25 की बात करें तो 25 1 से कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये 5 से भी कट रहा है, यानी ये 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, यानी ये एक भाज्य संख्या है। अगर हम ऐसे 3 की बात करें तो 3 स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं, चूँकि आप लिखेंगे चूँकि 7 × 11 × 13 + 13 ये किसके बराबर था जब हमने इसे हल किया था, ये 1014 के बराबर था, यानी 1014 आप ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तथा नेक्स्ट, क्योंकि इसी में 2 प्रश्न सामने लेना है तो दोनों को हमें लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका ये वाला 7 × 6 ×
5 गुणे 4 3 2 1 प्लस 5 ऐसा था, और इसकी वैल्यू हमें गुणा करने पर 5045 आए थे। ये इन दोनों संख्याओं के यानी इनके और तथा इनके, तो हम लिख सकते हैं 1014 तथा 5045 के दो से अधिक गुणनफल हैं अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। आपसे पूछा गया था कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे कि इनके 2 से अधिक गुणनफल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 3 हैं और इसके तो बहुत सारे गुणनफल हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे, तो इसके 2 से अधिक गुणनफल हैं, अतः ये संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद प्यारे साथी नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका और भी बेहतरीन है, उसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7, यानी कि प्रश्न संख्या जो 5 आपका रह गया है उसे अभी मैं करा देता हूं, लेकिन पहले 7 को हल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलिए देखते हैं। ये वाला प्रश्न, तो ये वाला प्रश्न कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है, समझ लीजिए कोई ऐसा खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। इसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार। जो वृत्त के आकार का हो उसे हम वृत्ताकार, और ये पथ है यानी वृत्ताकार रास्ता है। प्रश्न कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर को 18 मिनट लगते हैं, यानी एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि को इसी मैदान में चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यहाँ पर सोनिया भी होना चाहिए, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वह दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो वो एक ही दिशा में चलते कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ऐसा पूछा गया है। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है प्यारे साथी, आपको 18-12 का एलसीएम ज्ञात करना है, और जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको 18 और 12 का सिंपल सा क्या करना है? एलसीएम ज्ञात कर लेना है। एलसीएम आप ज्ञात करेंगे 2 9 18, 2 6 12, फिर से काटिए 2 9 18, 2 3 6, 3 3 9, 1 आया, और 3 1 3। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो ये कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो वो 36 मिनट बाद। आप लिखेंगे 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे अतः सोनिया तथा रवि, आप प्रश्न देख लीजिएगा बुक में, उसमें सोनिया भी है, तो अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था, यही आपका प्यारा सा आंसर है। बस प्रश्नों को थोड़ा समझना है, बस आप समझ जाएंगे कि क्या करना है इस प्रश्न में। चलिए अब हम अगला प्रश्न, जो प्रश्न रह गया है उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्यारे साथी, जो लास्ट प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 5 जो रह गया था, गलती से हमने लिखा नहीं था, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा कहा गया है।
प्यारे साथी, हमें ये प्रूव करना है कि क्या 6 की पावर n का अंक अगर कोई भी संख्या इस रूप में हो तो क्या वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। प्यारे साथी, एक रूल है। क्या रूल है कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होगी जब उसके गुणनफल में, गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हों। यानी प्यारे साथी, अगर हम बात करें, एक प्रमेय है कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनफल में 2 और 5 दोनों हो। यानी कि अगर हम 10 की बात करें, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 5। यानी कि यहाँ पर 2, 5 दोनों उपस्थित हैं, यानी कि ये शून्य पर समाप्त होगी। तो ये एक रूल है। आप लिखेंगे चूंकि कोई भी संख्या शून्य पर, ये गणित का एक नियम है कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों उपस्थित हों। प्यारे साथी, ये कह रहा है कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित होगा। अगर नहीं उपस्थित है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कैसे समझें? जैसे मैंने अभी 10 को बताया था, उसी तरह मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप बात करें 20 की, 20 शून्य पर समाप्त हो रही है, यानी कि इसका इकाई अंक 0 है। तो आप इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 होगा। चाहे देख लीजिए गुणनखंड करके, 2 दहम्मा 10, 2 5 बार, फिर 5। यानी अगर हम बात करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित है। ये दोनों उपस्थित है क्योंकि इन्हीं के गुण मिलने से 5 दूनी 10 बनता है और 0 का निर्माण होता है। तो जब तक ये किसी भी संख्या के गुणनखंड में नहीं होंगे, वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए कोई संख्या 5 है, तो क्या ये शून्य पर समाप्त होगी? तो 5 शून्य पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 है और 5 है, लेकिन 2 नहीं है इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होती। तो उसी तरह कहा गया है कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों उपस्थित हो। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें 6 की पावर n को प्रूव करना है, कि ये जांच करनी है कि ये शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो 6 की पावर n है प्यारे साथी, तो हम क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड ले लेंगे। 6 की पावर n में 6 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 से फिर कटेगा, 3 एकन्नम 3। यानी अगर हम बात करें 6 के अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 1 गुणे 2 गुणे 3। एक हम वैसे लिख लिए हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ ऐसा आया है, 1 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि रूल कह रहा है गणित का कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों हो। इसमें 2 तो उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 तो उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपस्थित है, परंतु 5 उपस्थित नहीं है। 5 उपस्थित नहीं है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है। अतः कोई भी संख्या
n के लिए कोई भी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। तो प्यारे साथी यहीं पर हमारा प्रूव्ड हो गया है, जो हमें जांच करनी थी ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। तो यही पूछा गया था, हमने लिख दिया कि क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपस्थित है परंतु 5 नहीं उपस्थित है, यानी 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। और यही इसका सॉल्यूशन था। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्यारे साथी, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ये तरीका बहुत पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मिलन सर लिखना है, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी पढ़ाने की तरीके समझ में आ रहे हैं। तो ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पसंद आया है हमारा तरीका। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।